हर बात पर रोने और सफाई देने वाले जिस सीधे इंसान को सरेआम जलील किया गया, उसने अपनी खामोशी और कुछ गुप्त नियमों से ऐसा खौफ पैदा किया कि पूरा खानदान उसके पैरों में गिर पड़ा। जानिए अपनी पर्सनैलिटी को इतना खतरनाक कैसे बनाएं कि दुश्मन भी कांप उठे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज के इस नए और आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देने वाले अध्याय में आपका हृदय से स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जब किसी कमरे में प्रवेश करते हैं तो बिना एक शब्द बोले ही वहां सन्नाटा क्यों छा जाता है? लोग उनका सम्मान क्यों करने लगते हैं? और वहीं दूसरी ओर कुछ लोग कितना भी अच्छा काम कर लें, कितना भी चीख चीख कर अपनी अच्छाई साबित कर लें, लोग उन्हें हमेशा हल्के में ही लेते हैं। इस दुनिया में इज्जत मांगने से या गिद्ध गिद्दाने से नहीं मिलती। इज्जत करवानी पद्धति है और उसके लिए इंसान को अपनी पर्सनैलिटी यानी अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाना पद्धति है कि सामने वाला चाहकर भी आपको नजरअंदाज न कर सके। आज की हमारी कहानी कोई साधारण कथा नहीं है। यह एक ऐसे इंसान की रोंगटे खड्डे कर देने वाली दास्तान है जिसे उसके अपने ही परिवार ने एक कीधे मकोद्धे की तरह समझा था। लेकिन जब उस इंसान ने अपनी आदतों में वे 12 गुप्त बदलाव किए जो इंसान को खतरनाक और अजेय बना देते हैं, तो उसके दुश्मनों का सारा घमंड पल भर में खाक हो गया। ये कहानी है बनारस के एक बहुत बड्ढे और संपन्न व्यापारी घराने की। इस घराने के मुखिया थे सेठ ज्वाला प्रसाद। उनका रेशम और कालीन का एक बहुत बद्धा व्यापार था। ज्वाला प्रसाद के दो बेटे थे, दुष्यंत और कृणाल। दोनों ही बेटे अत्यंत घमंडी, दिखावा करने वाले और जुबान के बहुत कड़े डीढ़े हुए थे। इसी परिवार में एक और सदस्य रहता था, समरजीत। समरजीत ज्वाला प्रसाद के स्वर्गवासी बद्धे भाई का बेटा था। माता पिता के गुजर जाने के बाद वह इसी हवेली में पला बढ़ा था। समरजीत स्वभाव से बहुत ही सीधा, भावुक और डरपोक किस्म का इंसान था। वह परिवार के हर सदस्य को खुश करने की कोशिश करता था। उसकी पत्नी का नाम नंदिनी था, जो अपने पति के इस सीधेपन को लेकर हमेशा दुखी रहती थी। समरजीत की पर्सनालिटी बहुत ही कमजोर थी। वह जब चलता तो हड्ड दहाड़ में तेज तेज भागता। किसी से बात करता तो उसकी नजरें जमीन पर होती। अगर कोई उसे ताना मारता तो वह तुरंत सफाई देने लगता या रोने लगता। दुष्यंत और कृणाल उसका हर जगह मजाक उड़ाते। वे घर के और व्यापार के सारे छोटे और फालतू काम समरजीत के मत्थे मरह देते थे। समरजीत किसी को ना नहीं कह पाता था। उसे लगता था कि शायद ऐसा करने से उसे परिवार में प्यार और इज्जत मिलेगी, लेकिन होता इसका बिल्कुल उल्टा था। लोग उसे एक मुफ्त का नौकर और जोकर समझते थे। एक दिन बनारस के सबसे बड़े होटल में सेठ ज्वाला प्रसाद के व्यापार की 25वीं सालगिरह का एक बहुत भव्य आयोजन था। शहर के सारे बड्ढे, अधिकारी और व्यापारी वहां मौजूद थे। दुष्यंत ने उस दिन एक बहुत बड्ढे विदेशी टेंडर के कागजात तैयार करने की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन अपनी अय्याशियों के कारण वह कागजात घर ही भूल गया। जब विदेशी व्यापारियों ने कागज मांगे तो दुष्यंत का चेहरा पीला पड्डीएच गया। अपनी इज्जत बचाने के लिए दुष्यंत ने भरी महफिल में समरजीत को आवाज लगाई और सारा दोष उस पर मरह दिया। दुष्यंत ने सबके सामने चिल्लाते हुए कहा, अरे ओ अनपढ़ गंवार, मैंने तुझे वो नीली फाइल लाने को कहा था ना। तेरी इसी बेवकूफी की वजह से आज हमारा क्रोधों का नुकसान हो जाता। तू किसी काम का नहीं है, सिर्फ हमारे टुकद्दों पर पलना जानता है। समरजीत के हाथ पैर कांपने लगे। उसने हड्ड बद्धाते हुए और रोते हुए सफाई देनी शुरू कर दी। भैया, आपने मुझे कोई फाइल नहीं दी थी। मेरा विश्वास कीजिए, मैं तो सुबह से आपके मेहमानों की खातिरदारी कर रहा हूं। मुझे मत डांटिए भैया। समरजीत का इस तरह सबके सामने गिद्ध गिद्दाना और रोना देखकर वहां मौजूद सभी लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। कृणाल ने आगे बढ़कर समरजीत को एक जोरदार धक्का दिया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। नंदिनी, जो दूर खद्दी यह सब देख रही थी, शर्म से जमीन में गड्ढा गई। अपमान की उस भयंकर आग में जलता हुआ समरजीत वहां से भाग निकला और सीधा गंगा के घाट पर जाकर एक अंधेरे कोने में फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपने वजूद से घिन आ रही थी। उसे लग रहा था कि वह कभी किसी के सामने सिर उठाकर नहीं जी पाएगा। तभी वहां से एक बहुत ही रौबदार और शांत वृद्ध व्यक्ति गुजरे। उनका नाम था सूबेदार रघुवीर सिंह। वे भारतीय सेना से सेवानिवृत्त थे और बनारस में उनका बहुत सम्मान था।
सूबेदार जी की चाल में एक गजब की स्थिरता थी और उनकी आंखों में ऐसा तेज था कि कोई भी उनसे नजर नहीं मिला पाता था। सूबेदार जी ने समरजीत को रोते हुए देखा। वे उसके पास आए और अपनी भारी और गंभीर आवाज में बोले, मर्द के आंसू और उसकी कमजोरी दुनिया के लिए एक तमाशे से बढ़कर कुछ नहीं है नौजवान। तुम इसलिए नहीं रो रहे हो कि उन्होंने तुम्हें अपमानित किया। तुम इसलिए रो रहे हो क्योंकि तुमने खुद अपनी हैसियत उनके पैरों तले बिछा रखी है। जो इंसान अपनी बाउंड्री, सीमा तय नहीं करता, दुनिया उसे रौंद कर ही आगे बढ़ती है। समरजीत ने अपने आंसू पोंछे और हाथ जोड़ ढकर कहा, मैं क्या करूं सूबेदार जी, मैं बुरा नहीं हूं, मैं तो बस सबका भला चाहता हूं, फिर भी लोग मुझे हल्के में क्यों लेते हैं। सूबेदार रघुवीर सिंह ने एक गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि तुम्हारी पर्सनालिटी में कोई वजन नहीं है। तुम हवा के झोंके की तरह हो। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुमसे डरें, तुम्हारी इज्जत करें और तुम्हें हल्के में लेना बंद कर दें, तो तुम्हें आज ही अपनी जिंदगी में कुछ कड़ी डीडीछे नियम उतारने होंगे। तुम्हें वो इंसान बनना होगा जिसकी खामोशी भी चीख से ज्यादा खतरनाक हो। उस रात सूबेदार जी ने समरजीत को मनोविज्ञान और प्रभावशाली व्यक्तित्व के वो 12 गुप्त राज बताए जिन्होंने समरजीत के अंदर के उस डरे हुए इंसान को हमेशा के लिए मार दिया। अगली सुबह हवेली के डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार नाश्ता कर रहा था। समरजीत आज सबसे आखिर में सीढ़ियों से नीचे उतरा। दुष्यंत ने अपनी चाय की प्याली रखी और हमेशा की तरह आदेशात्मक स्वर में कहा, समरजीत, आज दोपहर को वो सारे गोदाम साफ करवा देना और मेरी गाड़ी की सर्विसिंग भी करवा लाना। मुझे शाम को पार्टी में जाना है। पहले वाला समरजीत होता तो हड्डा कर कहता, जी भैया, अभी कर दूंगा। लेकिन आज कुछ अलग था। समरजीत सीढ़ियों से उतरा। उसकी चाल में आज कोई हड्डा नहीं थी। वह बहुत ही धीरे, स्थिर और मजबूत कदमों से चल रहा था। नियम 5, चाल में वजन। उसने एक बहुत ही साधारण लेकिन एकदम साफ और इस्त्री किया हुआ सूती कुर्ता पहना था, जो उसकी सादगी और आत्मविश्वास को दर्शा रहा था। नियम 7, सादगी में ताकत। समरजीत मेज के पास आया। उसने अपनी नजरें झुकाने के बजाय सीधे दुष्यंत की आंखों में देखा। उसकी आंखें एकदम स्थिर थीं, पलकें झपक नहीं रही थीं। नियम 1, नजरें मजबूत रखना। समरजीत ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने पूरी तरह से खामोश रहकर पूरे 2 सेकंड का एक भारी ठहराव, पॉज लिया। नियम 2, बोलने से पहले रुकना। उस 2 सेकंड के सन्नाटे ने पूरे कमरे के माहौल को अचानक भारी कर दिया। फिर समरजीत ने बहुत ही शांत, गहरी और पत्थर जैसी मजबूत आवाज में सिर्फ एक शब्द कहा, नहीं। नियम 12, ना बोलना सीखना। पूरे डाइनिंग हॉल में सन्नाटा छा गया। दुष्यंत के हाथ से चाय का चम्मच गिर गया। सेठ ज्वाला प्रसाद और कृणाल अवाक रह गए। नंदिनी की आंखें फटी की फटी रह गईं। दुष्यंत ने गुस्से में अपनी कुर्सी पीछे धकेली और चिल्लाया, क्या बका तूने? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? समरजीत के चेहरे पर कोई डर नहीं था, ना ही उसने अपनी सफाई में कोई लंबी चौधी कहानी सुनाई। उसने अपने गुस्से और भावनाओं पर पूरा नियंत्रण रखा था। नियम 4 और 11, गुस्सा न दिखाना और फीलिंग्स को कंट्रोल करना। समरजीत ने बिना अपनी नजरें हटाए बहुत ही कम शब्दों में कहा, मेरे पास अपना काम है, मैं तुम्हारे फालतू कामों के लिए खाली नहीं हूं। नियम 3, कम बोलना लेकिन पत्थर की तरह। इतना कहकर समरजीत पलटा और अपनी मजबूत चाल से हवेली के बाहर चला गया। दुष्यंत और कृणाल का घमंड उस दिन पहली बार किसी अदृश्य दीवार से टकराकर चूर चूर हुआ था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि इस डरपोक इंसान में अचानक इतना वजन कहां से आ गया। उस दिन के बाद समरजीत पूरी तरह बदल गया। उसने लोगों से बेमतलब खुलना और हर किसी को अपनी बातें बताना बंद कर दिया। नियम 6, हर किसी से खुलना बंद। वह हवेली में बहुत कम बोलता। जब कृणाल उसे चिढ़ाने की कोशिश करता तो समरजीत कोई रिएक्शन नहीं देता। वह बस उसे अपनी मजबूत नजरों से देखता और खामोशी से वहां से गुजर जाता। नियम 9, हर बात पर रिएक्ट न करना। यह खामोशी दुष्यंत और कृणाल को अंदर ही अंदर डराने लगी थी। उन्हें लगने लगा था कि समरजीत अब उनके काबू से बाहर हो गया है। समय बीतता गया। समरजीत ने अपनी पत्नी नंदिनी को भी अपनी योजनाओं के बारे में कुछ नहीं बताया। वह रोज सुबह जाता और रात को लौटता। वह क्या कर रहा था यह किसी को नहीं पता था। नियम 10, खुद के बारे में कम बोलना। लगभग 8 महीने बीत गए। सेठ ज्वाला प्रसाद के व्यापार पर एक बहुत बड़ा संकट आ गया। शहर के एक बहुत ही क्रूर और चालाक साहूकार
भैरवनाथ ने दुष्यंत की मूर्खताओं का फायदा उठाकर उसे एक ऐसे धोखेबाज सौदे में फंसा लिया था जिससे ज्वाला प्रसाद की पूरी हवेली और सारा व्यापार कर्ज में डूब गया था। भैरवनाथ अपने कई हथियारबंद गुंडों के साथ हवेली में घुस आया। उसने सोफे पर बैठते हुए अपने जूते मेज पर रख दिए और एक कागज फेंकते हुए कहा, ज्वाला प्रसाद, तुम्हारे नालायक बेटों ने मुझसे जो 10 करोड़ डैच का कर्ज लिया था उसका समय खत्म हो चुका है। या तो अभी पैसे दो या इस हवेली से बाहर निकल जाओ। यह संपत्ति अब मेरी है। ज्वाला प्रसाद के चेहरे का रंग उड्डडियाच गया। दुष्यंत और कृणाल डर के मारे कांपने लगे। घर की औरतें रोने लगीं। दुष्यंत हाथ जोड़ धाकर भैरवनाथ के सामने गिद्ध-गिद्धाने लगा। हमें थोड़ा समय दे दीजिए भैरव जी, हम बर्बाद हो जाएंगे। तभी हवेली के मुख्य दरवाजे से समरजीत अंदर दाखिल हुआ। उसकी चाल में आज एक राजा जैसी स्थिरता थी। उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था। समरजीत ने बिना किसी हड्डबडाहट के भैरवनाथ के सामने वाली कुर्सी खींची और उस पर बैठ गया। उसने भैरवनाथ की आंखों में सीधे देखते हुए 2 सेकंड का ठहराव लिया। भैरवनाथ ने चिढ़कर कहा, तू कौन है रे? जा जाकर अपने मालिक से कह कि हवेली खाली करे। समरजीत ने अपनी गहरी आवाज में कहा, इस हवेली का कोई मालिक नहीं है भैरवनाथ, और रही बात तुम्हारे कर्ज की, तो वो कर्ज अब शून्य हो चुका है। भैरवनाथ जोर से हंसा। क्या पागल हो गया है तू? मेरे पास कानूनी कागज हैं। तभी समरजीत ने अपनी जेब से एक फाइल निकाली और भैरवनाथ के सीने पर दे मारी। समरजीत ने खामोशी से जो मेहनत की थी, आज उसके नतीजे शोर मचाने वाले थे। नियम 8, मेहनत का शोर मत करो, नतीजे बोलने दो। समरजीत ने कहा, जिन विदेशी कंपनियों से कच्चा माल खरीदकर तुम बनारस के बाजार पर राज करते हो, पिछले 6 महीनों में मैंने अपनी गुप्त रणनीति और खुद की बनाई हुई कंपनी के जरिए उस पूरे कच्चे माल के सप्लाई पर एकाधिकार मोनोपोली कर लिया है। ये रहे उस कंपनी के मालिकाना हक के कागज। अगर आज मैंने तुम्हारी सप्लाई रोक दी तो अगले 10 दिन में तुम्हारा पूरा साम्राज्य नीलाम हो जाएगा। अगर तुम्हें अपना व्यापार बचाना है तो ये 10 करोड़ डीएच का कर्ज माफ करो और इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकल जाओ। भैरवनाथ के माथे पर पसीना आ गया। जब उसने कागज पढ़े तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस इंसान को वह एक साधारण नौकर समझ रहा था, वह असल में बनारस के बाजार का नया बाजीगर बन चुका था। समरजीत की स्थिर नजरें और उसके चेहरे की वो खतरनाक खामोशी बता रही थी कि वह कोई भी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। भैरवनाथ का सारा घमंड पल भर में टूट गया। वह बिना एक शब्द बोले अपने कागज लेकर हवेली से भाग खड़ीडाढ़ा हुआ। कमरे में एक भयानक सन्नाटा था। सेठ ज्वाला प्रसाद, दुष्यंत और कृणाल फटी हुई आंखों से समरजीत को देख रहे थे। आज समरजीत ने न तो किसी को गालियां दी थीं, ना ही कोई दिखावा किया था। उसने केवल अपने काम और अपनी उस मजबूत पर्सनैलिटी से एक ऐसे दुश्मन को धूल चटा दी थी जिससे पूरा शहर कांपता था। दुष्यंत और कृणाल रोते हुए आगे बढ़े और समरजीत के पैरों में गिर पड़े। दुष्यंत ने रोते हुए कहा, हमें माफ कर दे मेरे भाई, हमने हमेशा तुझे एक कमजोर इंसान समझा, हम तेरी हैसियत पहचान नहीं पाए। आज तूने सिद्ध कर दिया कि असली ताकत चीखने में नहीं बल्कि तेरी इस खामोशी में है। नंदिनी की आंखों में आज अपने पति के लिए एक ऐसा सम्मान था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। समरजीत ने आज अपनी वो इज्जत वापस छीन ली थी जिसे कोई भी उससे मांग कर नहीं ले सकता था। दोस्तों, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि पर्सनैलिटी कोई जन्म से लेकर नहीं आता। इसे हर दिन अपनी आदतों को बदलकर, अपनी भावनाओं पर काबू पाकर और अपने आप को एक अनुशासन में ढालकर बनाना पड़ेगा। है। जब आप कम बोलते हैं, अपनी चाल में ठहराव लाते हैं, लोगों को अपनी कमजोरियां नहीं बताते और अपने गुस्से को अपनी ताकत बना लेते हैं, तो लोग आपको हल्के में लेना बंद कर देते हैं। आपकी वो खामोशी, आपकी वो स्थिर नजरें सामने वाले के दिल में एक ऐसा खौफ पैदा करती है जो हजार हथियारों से भी ज्यादा खतरनाक होता है। आप अपने जीवन में इन 12 नियमों में से किस नियम को सबसे पहले लागू करना चाहेंगे? क्या आपको भी लगता है कि आपकी भावनाओं ने आपको कमजोर बनाया है?